नमस्कार, स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर पीयूष गोयल और अशोक गहलोत के बीच ट्विटर वार। गहलोत ने गोयल के आरोप को गलत बताया, कहा किसी ट्रेन की अनुमति नहीं लंबित। आंध्र प्रदेश से 36 प्रवासी मजदूर जयपुर पहुंचे। आरोप है कि निजी बस वालों ने सभी से वसूले 4-4 हजार रुपए। राजस्थान में आज कोरोना के 148 केस सामने। रिकवरी रेट में जोधपुर फिलहाल सबसे आगे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जारी कर दी। सरकार ने कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योगों के लिए रियायतों का ऐलान किया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करेगी। इसमें कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, ब्रांडिंग वगैरह का काम शामिल है। फूड प्रोसेसिंग पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ने 500 करोड़ की योजना पेश की है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। 2 लाख मधुमक्खी पालने वालों को इसका फायदा मिलेगा। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 15,000 करोड़ खर्च करेगी। पशुओं के वैक्सीनेशन पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डेयरी सेक्टर के कर्ज के ब्याज पर 2% की छूट मिलेगी। लाखों किसानों को इसका फायदा मिलेगा। देश में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ की हर्बल खेती योजना का ऐलान किया है। मछली पालन सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि आने वाले साल में मछली पालन मौजूदा स्तर पर दोगुना हो जाए। फसल बीमा के लिए 64,000 रुपए का ऐलान किया गया है। Announcements which are being made is focusing on agriculture and allied activities. Agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry and allied activities. So which will also have some aspects of food processing and so on. The largest proportion of Indian population is dependent on agriculture even now. And of all those who are dependent on agriculture, nearly 85% of the operational holdings are held by small and medium-sized farmers. Small and actually marginal farmers. That is also referred to in the economic survey of 2020. और आइए सुनते हैं कांग्रेस का पैकेज पर क्या कहना है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़ों के मायाजाल में फंसा करके जनता को राहत के नाम पर चला जा रहा है। और ये सारी बातें जितनी भी वित्त मंत्री ने 3 दिवस में कही है, इनमें कहीं भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि गरीब जनता, मध्यम वर्गीय और जो ये मजदूर वर्ग है, इसको किसी प्रकार की राहत मिल सके। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस को तो नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मोटे मोटे पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जिसमें पूरी तरह से किसान केंद्रित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है वित्त मंत्री की। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं संजय बोरा। संजय बोरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो कुल मिला के 11 ऐलान किए गए हैं, उसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े हुए हैं और 3 जो है वो गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ये जो आज कदम उठाए गए हैं, आपको लगता है किसानों के लिए काफी है? कितनी दिक्कतें सॉल्व कर पाएंगे? इन सब ऐलान में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं फरवरी में, तो ये उस तरह की घोषणाएं लगती हैं। अभी जो ज़रूरत है वो है एक बूस्टर डोज की, एक सर्जरी की, ऑपरेशन की। इस वक्त जब आप दवाएं देंगे तो उससे काम नहीं होने वाला। ये तो नॉर्मल प्रोसेस की चीज़ें हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा करेंगे, हम एग्रीकल्चर में ये डालेंगे। इस वक्त ज़रूरत है हार्ड कैश की। आप लोगों की जेब में सीधे पैसा कैसे दे सकते हैं, इस वक्त वो ज़रूरत है। क्या आप किसानों का कर्ज माफ़ कर सकते हैं? क्या आप किसानों को सब्सिडाइज रेट पे बीज और खाद की उपलब्धता करा सकते हैं? क्या आप उनको जो उनका दूध है उसके दाम में या उनकी जो उपज है उसकी खरीद कर सकते हैं? उसके लिए पैसा दे सकते हैं? इस वक्त ज़रूरत इन सारे उपायों की है, ना कि ये उपाय जो कि लॉन्ग टर्म में जाकर के आप या नॉर्मल प्रोसेस में आप जो ऐलान करते हैं अपने बजट में उसकी। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत किसान की है कि उसको कैश हाथ में आए, और केवल किसान की नहीं,
ये जरूरत हर तबके की है। आप विदेशों में देखिए किस तरीके का पैसा गया है, सीधे लोगों के बैंक खाते में या तो पैसा डाला गया है या इनकम टैक्स में रिबेट दी गई है। इस तरीके से आप इस वक्त लोगों की मदद कर सकते हैं, ना कि ये कह के कि आप जो कर्ज लेंगे उस पर हम 2% इंटरेस्ट कम कर देंगे, हम इतना पैसा खर्च करेंगे इस स्कीम में। नहीं, वो सब तो होता रहेगा। इस वक्त तो लोगों की जेब में पैसा डालने की जरूरत है। जी संजय, अगर हम यहाँ पर देखें लोकल के लिए वोकल होना होगा, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, कुछ ऐसी संकेत आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री के देखे हैं। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने और उनकी ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए ऑर्गेनिक और हर्बल उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हैं। यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें थी, आपको क्या लगता है वो क्या मिसिंग रही? क्योंकि यहाँ पर किसानों से जब प्रतिक्रिया मांगी थी, उनका सीधा कहना था कि बेमौसम बारिश में और लॉकडाउन की वजह से जो हमारी सब्जियों का नुकसान हुआ है, जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो खरीद केंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है, कम से कम वो लाखों करोड़ों का नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए अभी तक वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। मनु, मैं आपसे वही तो जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए, अभी राजस्थान का अगर मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे हेल स्टॉर्म हुआ है, बेमौसम की बारिश हुई है, ओले पड़े हैं। पिछले साल भी ये हुआ था। जो पाकिस्तान से जो लोकस्ट आया, टिड्डियों का जो आतंक हुआ है, वो सारी फसलें चढ़ कर गए हैं। तो ये सारे जो नुकसान है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या उसके लिए पैसा उपलब्ध करवा रही है? कल ही हम जिक्र कर रहे थे हमारे बुलेटिन में कि राज्यों को किसानों से फसल खरीदने के लिए 6,700 करोड़ रुपए दिया गया है। पूरे देश के किसानों से मात्र 6700 करोड़ रुपए की फसल खरीदने के लिए राज्यों को पैसा, जबकि अकेले राजस्थान में अगर सरकार फसल खरीदना चाहे तो उसके लिए उसको कम से कम 6-7 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बार बार, जो किसान कह रहे हैं वही हमारा भी कहना है कि आप किसानों को तुरंत क्या मदद दे सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप उनको या तो मुफ्त में खाद बीज दें, या आप उनका कर्ज माफ करें, या आप ये और कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि आपकी जो भी उपज है वो हम MSP प्लस उसके ऊपर 50 या 100 रुपए पे हम आपकी सारी उपज खरीद लेंगे। अगर सरकार केवल ये एक इतना सा ही घोषणा कर दे, वही बहुत होगा। संजय, कृषि विशेषज्ञ से भी आपकी बात होती रही होगी, तो यहाँ पर आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहेंगे। वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हो पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये MSP का जो तो जिस तरीके से इन्होंने निर्धारण किया है, उसके ऊपर हमेशा से बहस चलती आ रही है। सरकार ने जो कहा था कि MSP प्लस जो लागत प्लस 50% जो इन्होंने फॉर्मूला बनाया था, लेकिन वो लागत प्लस 50% का अभी तक आज तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। और देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको ये कहते हैं, असल में वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गई है। सरकार ने अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1900 रुपए क्विंटल मान लीजिए तय किया है, तो वो मैक्सिमम 1900 ही मिलता है, जबकि होना ही चाहिए 1900 से ज्यादा कितना मिल सकता है। और सरकार उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समर्थन देने के लिए भी खुद कभी खरीद नहीं करती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, यहाँ पर भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इमीडिएट स्टेप जो उठाए जाने चाहिए थे किसानों के लिए, चाहे उनको तुरंत कैश के जरिए राहत दी जानी चाहिए थी, कर्ज माफ़ी की जानी चाहिए थी, या फिर जो नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश से उसकी भरपाई होती, तो शायद किसानों के चेहरे पर खुशी आती। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच ट्विटर वार हो गया है। दरअसल पीयूष गोयल ने कहा था कि राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन को इजाजत नहीं दे रहे हैं। गोयल ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान का भी नाम लिया। हालांकि इसका जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पास किसी भी ट्रेन के लिए कोई अनुमति लंबित नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं रेल मंत्री के बयान को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि वो राज्य को सहयोग करने के मामले पर अपनी विफलता को छुपाने में कुशल है। हालांकि अगर 1 मई से 18 मई तक का आंकड़ा देखें तो हम पाएंगे कि 4 में से हर 3 जो तीसरी ट्रेन है यूपी तक लोगों को लेकर गई है, और उत्तर प्रदेश को ऐसी 44% तक ट्रेनें मिली हैं, जो 30% ट्रेनें बिहार तक गई हैं। राजस्थान के हिस्से में ट्रेनें कम ही आई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। हाँ जी जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से पीयूष गोयल कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो प्रस्तावित हैं उनको यहाँ पर आगे अनुमति नहीं दी और इसीलिए ट्रेन पहुंच नहीं पा रही है राजस्थान में। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए,
पीयूष गोयल जी ने जो बयान दिया है वो बयान तो बिल्कुल बिना सिर पैर का है। झूठ बोलने में वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरे कोरोना संकट के समय में आज जब मजदूर दर्द से परेशान है, दुखी है, नंगे पांव पूरे देश की सड़कों पर चल रहा है, तब केंद्र के रेल मंत्री बोल रहे हैं बड़ी चिंता थी, तो आपको पूरे देश में ट्रेनें चला देनी चाहिए थी, फ्री ऑफ कॉस्ट आह्वान करना चाहिए था, मजदूर अपने अपने घर पर पहुंचे। पहले तो आपने लॉकडाउन में जल्दी की, मजदूर को मौका ही नहीं दिया घर पहुंचने का। अब वो पैदल चल रहा था, आप भद्दा मजाक कर रहे हो। रेल मंत्रालय ने तो दिल्ली में कंट्रोल रूम ही नहीं बनाया, गृह मंत्रालय ने कंट्रोल रूम नहीं बनाया, पूरा मॉनिटर करते दिल्ली में केंद्र सरकार सब राज्यों से टाई अप करके, और सब जगह ट्रेनें चलाना कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थोड़ा चलाएंगे। हम तो ट्रेनें मांग रहे हैं, मांग के उनका किराया हम देते हैं, रेलवे को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, मजदूरों को जगह जगह कैंप लगे हुए, हमारी बसें दौड़ रही है सड़कों पर। दूसरे राज्य से जो पैदल आ रहा है श्रमिक, उसको भी हम हमारी बसों में बैठाकर और रवाना करके डेस्टिनेशन तक छोड़ के आ रहे हैं। पूरा देश जानता है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरी लड़ाई लड़ी, प्रवासी मजदूरों को लेकर हमें मुद्दा बनाया जी। अब बीजेपी इसमें राजनीति करने लगी है। पीयूष गोयल का जो बयान आया, उनकी शकल ही लोगों ने आज देखी है, लोग हंस रहे हैं, ये रेल मंत्री थे कहा इतने दिन, रेल मंत्री तो शकल ही नहीं दिखाई किसी चैनल पे आके। तो आपके नहीं कि आपकी तरफ से कोई भी प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आपने अनुमति नहीं दी हो रेल चलाने के लिए या कम रेलवे ऐसा कभी होता है हमारी तरफ से? हम रेल चलाने के लिए पूरा देश, हर राज्य चाहता है रेल चले, हम तो मांग मांग के थके, हम तो चाहते हैं सारी रेलें इन्होंने चला ही नहीं। ये भेदभाव जो राजनीति ये कर रहे हैं, वो राजनीति वैसी ही है जैसे खाली थाली बजवाई थी, लेकिन ना राशन दिया, ना गेहूं दिया, ना चावल दिया, खाली थाली बजवा दी। और अब इंसल्ट कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की, कह रहे हैं हम 2 महीने का राशन देंगे। एहसान कर रहे हो क्या? 2 महीने का राशन दोगे? 1 वर्ष तक आप राशन दो ना पूरे देश के राशन कार्डधारी को। FCI के गोदामों में गेहूं और चावल सड़ रहा है, आप डायरेक्ट पैसा दो ना लोगों के खाते में। आप वही तो जिन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जमा करा देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे। तो पीयूष गोयल बकायदा राज्यों के नाम ले रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ नाम बनाया, लेकर 50,000 रुपए जमा कराओ हर आदमी के खाते में, 1 रुपया दिया नहीं, ऐसा पैकेज लेकर आ रहे हैं। उस पैकेज का माहौल बनाना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। एनी हाउ कैसे भी पॉलिटिकल माइलेज लेना है, मैसेज बड़ा देते हैं, नारे बड़े देते हैं, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। लोगों को खाली थाली बजाने से पेट नहीं भरेगा, थाली में राशन देने से पेट भरेगा। प्रताप जी, यहाँ पर वो बकायदा राज्यों के नाम गिना रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ का नाम गिनाते हैं, राजस्थान का नाम गिनाते हैं, पश्चिम बंगाल का नाम गिनाते हैं, उसमें कोई यूपी MP का तो नाम नहीं गिना रहे। तो आपको लग रहा है कि पूरी तरह से अपनी कमियों का जो ठीकरा है, नाकामियों का ठीकरा है, वो आप लोगों पर फोड़ने चाह रहे हैं? उस गोयल जी को आप बुलाइए सामने, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और पूरे देश में रेल, यदि उनके दर्द नहीं है, वो किस राज्यों को कह रहे हैं? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम तो लगातार रेलें मांग रहे हैं, हमको नहीं दिया। आप रेल ले लेते, कंट्रोल रूम बनाते, वहां से दिल्ली से पूरा मैनेज करते, सारी ट्रेनें सब जगह खोल देते। खुद मुख्यमंत्री क्या, पूरे देश का हर राज्य का मुख्यमंत्री मांग रहा है हमको ट्रेन दो, ट्रेन दो, ट्रेन दो जी। अब आपकी इच्छा भी वैसे वैसे ट्रेन वहां पर दे दी, और अब आप कह रहे हो कि ये रेल नहीं मांग रहे। ये खुद की विफलताओं को छुपाना चाहते हैं, फेल हो गए, कोरोना के डर से खुद अंदर बैठे रहे, मजदूर तड़पता रहा, पैदल घूमता रहा। अब जाकर इनको याद आई है लोगों की, और याद आई है तब तक ये लेट हो गए। मजदूरों के लिए जो काम राज्य सरकारों ने किया, उसका 1% काम भी केंद्र ने नहीं किया। केंद्र को कोई मतलब नहीं है, केंद्र सिर्फ राजनीति करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गोयल साहब हो। ये सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, नारे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण सुन लीजिए, राशन देते नहीं है, भाषण ज्यादा देते हैं, भाषण से पेट नहीं भरेगा। प्रताप जी, हमसे जुड़ने के लिए परिवहन मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजनीति हो रही है और इस आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हजारों किलोमीटर के सफर पैदल ही निकले मजदूरों के दर्द से हर कोई चिंता में है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों का पैदल चलना पीड़ादायक है। राज्य वो सारे इंतजाम करेगा जिससे इन मजदूरों को पीड़ा ना झेलनी पड़े। अगर कोई श्रमिक पैदल चलता हुआ दिखाई देता है तो इसके लिए SDM जिम्मेदार होंगे। सभी जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से तमाम जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है कि ऐसे मजदूरों के लिए विशेष शिविर खोले जाएं। इन शिविरों में भोजन, पीने का पानी, शौचालय समेत दूसरी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। मुख्यमंत्री ने रोडवेज MD को निर्देश दिए हैं कि वो कलेक्टरों की मांग के अनुरूप बसें उपलब्ध कराएं। 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर श्रमिकों को ट्रेन से भेजा जाए। CM ने सभी जिलों के SP को भी ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस चेक पोस्ट के गुजरने वाले पैदल श्रमिकों को पुलिसकर्मी धैर्य के साथ समझाएं और उन्हें नजदीकी शिविरों में भेजें। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अब यहां पर आंध्र प्रदेश से 36 प्रवासी मजदूर जयपुर पहुंचे हैं। आरोप है कि इन सभी लोगों से 4-4 हजार रुपए वसूले गए हैं। ये मजदूर बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, पाली, हनुमानगढ़ और जालौर के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के विजनाग्राम स्थित बालाजी टेक्सटाइल मार्केट में ये काम करते थे।
जयपुर पहुंचने के बाद निजी बस संचालक द्वारा इन्हें जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टेशन पर उतार गया और जबकि आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जारी लेटर में साफ लिखा गया है कि इन्हें गृह जिले तक पहुंचाया जाए। कहाँ से आए हो? आंध्र प्रदेश। कितने पैसे लिए बस वाले ने? 4000। आपका शुभ नाम? मेरा राम। आपसे कितने पैसे लिए? 4000। 4000। आप महावीर। कहाँ से आए हो? विजयनगरम आंध्र। कितने पैसे लिए? 4000। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से पहुंचे हुए मजदूर जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4000 रुपए उनसे वसूल किए गए हैं टिकट के दाम, तो ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे सरकार की तरफ से कि मजदूरों को एक पाई नहीं देने पा रही, ये तो फिर ये सीधा सीधा झूठ है। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। एक तो ये कि जहाँ पर सरकार खुद बसें बेचती है, वहाँ पर श्रमिक हो या चाहे छात्र हो, उनके लिए जाने आने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि बसें उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। बसों की संख्या जितनी तादाद में मजदूर हैं श्रमिक अन्य राज्यों में है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बसें बहुत कम है। ऐसे में कई लोग इन निजी बस चालकों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कोटा के कई जो लोग हैं, कई मजदूर हैं, वो बिहार जाना चाह रहे थे। जयपुर के कई जो मजदूर सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो जब अपने गंतव्य जाना चाहते हैं तो वो निजी बसों को हायर करते हैं, निजी बसों वालों को कहते हैं। तो निजी बस वाले अपने स्तर पे जो है आरटीओ से, जिला कलेक्टर से परमिशन प्राप्त करते हैं और वो फिर मन माफी किराया इन लोगों से वसूलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विचित्र बात है कि जहां तक सरकार दावे करती है कि हम सब जगह व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, पूरे बसें उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि ऐसा देखने को मिला था कि कुछ दिन पहले सरकार ने जो मजदूर पैदल जा रहे थे तो उनको राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था करवा दी। और बीती रात को सभी कलेक्टर को आदेश दे दिया मुख्यमंत्री ने कि अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो प्रवासी मजदूर है वो पैदल घूमता नजर नहीं आना चाहिए, पैदल चलता नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों मील दूर लोग पैदल चल रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम, अच्छा कदम कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खुद हमने मजदूरों की जुबानी सुना है कि उन्हें 4000 रुपए टिकट के दाम देने पड़ रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं सरकारों की पोल खोलने का काम इन मजदूरों ने खुद कर दिया है। और अब देखना होगा सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी, आगे किस तरह से कार्रवाई होगी या नहीं। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. अब से आधे घंटे बाद जयपुर से उत्तराखंड के लिए पहली श्रमिक ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन जयपुर से हरिद्वार के बीच चलेगी। ट्रेन अगले दिन सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इस ट्रेन के जरिए करीब 1400 अप्रवासी मजदूर अपने घर के लिए जाएंगे। प्रशासन के पास अब तक करीब 2,40,000 अप्रवासी मजदूरों ने अपने घर जाने के लिए आवेदन किया है, लेकिन इनमें से महज 20,000 श्रमिक ही अब तक घर पहुंच पाए हैं।
अब प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता माधव मित्रा ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि सैकड़ों मजदूर, जिसमें कई बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, वो पैदल ही अपने गांव और घरों तक जा रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर चलने के लिए दर्द निवारक दवाई वो ले रहे हैं और उनके खाने पीने का कोई इंतजाम भी नहीं है। राजस्थान में कोरोना के आज 148 केस सामने आए हैं, जिसमें जयपुर में 11, जोधपुर में 12, कोटा में 48, पाली में 13 मामले सामने आए हैं। वहीं उदयपुर की बात करें तो यहां पर 38 केस देखने को मिले हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में जोधपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे राजस्थान का रिकवरी प्रतिशत 58.37 है, तो जोधपुर का 66.77% है। यह आंकड़ा पिछले 3 दिनों में सुधरा है। इस दौरान 168 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। राजस्थान में 8 जिलों में रेड जोन घोषित किए गए हैं। इसमें जयपुर को छोड़कर कोटा, अजमेर, नागौर, भरतपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ के कुल पॉजिटिव केस मिलाकर जोधपुर से कम है। इस वजह से वहां रिकवरी अच्छी है। वहीं राजस्थान के रेड जोन वाले जिलों को में मौत का जो प्रतिशत है वो जोधपुर में सबसे कम है। तो राजस्थान में कोरोना के 148 केस आज नए सामने आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम केसेस की बात करते हैं तो जो केसेस हैं वो कोटा से सामने आए हैं, जो कि कोचिंग हब माना जाता है। उदयपुर में भी अच्छे खासे केसेस आज हमें देखने को मिले। 38 केसेस उदयपुर से सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर, जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ से 11 केसेस सामने आए हैं और साथ ही जोधपुर से 12 केसेस सामने आए हैं। जोधपुर में आपको बता दें कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। कोटा, जो कि कोचिंग हब है, वहां पर 48 केस आज सामने आए हैं। कोरोना बम एक तरीके से वहां पर फूटा है। हालांकि कल गुरुवार को 202 केसेस सामने आए थे और आज 148 केस सामने आए हैं। अधिक से अधिक लोगों की जांचें करके, टेस्ट करके हम ये पता लगा सकें कि संक्रमण कहाँ पर है और उस हिसाब से संक्रमित लोगों की पहचान करके उनको अब होम आइसोलेशन करके और उनके संपर्क वालों को होम क्वारंटीन करके अलग कर सकें, ताकि वो। और जोधपुर मेडिकल कॉलेज के KGL मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए। मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैडम, हेलो जी मीणा जी, ऑडियो आपको मिल रहा है? हाँ, मिल गया मैडम। हाँ सर, मेरा आपसे सवाल है, करेंटली अभी जोधपुर की जो स्थिति है वो किस तरह की बनी हुई है और क्या क्या नए मेजर्स आप उठा रहे हैं? मैडम, जोधपुर की स्थिति अभी कंट्रोल में है। हमारा सैंपल, हम मैक्सिमम लेवल पे सैंपल ले रहे हैं, जिससे हमारी मतलब जो कोरोना से सस्पेक्टेड एरिया जो भी कोई मिशन ही हो जाए, और उसी तरीके से हमारे सैंपल रेट भी अभी तक हम 30,000 से ज़्यादा सैंपल कर चुके हैं और अभी 699 पेशेंट हमारे पास एडमिट हो चुके हैं। उनमें से 876 एडमिट हुए हैं, उनमें से 634 हेल्दी कंडीशन में हम डिस्चार्ज कर चुके हैं। जी, एक चीज जोधपुर से और अच्छी सामने आई है कि रिकवरी रेट जो है पूरे राज्य में जोधपुर में सबसे अच्छा है, 66% के लगभग ये रहा है। तो उसके लिए आपने ऐसा क्या किया कि वहां पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है? मैडम, इसमें एक तो हमारी जो टीम काम कर रही है, उस टीम का टाइम बाउंड हमारा डेली में 2 बार डिस्कशन रहता है पेशेंट के अपडेट के बारे में, जो ट्रीटमेंट बोर्ड हमने बनाया गया है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हमारे हर पेशेंट का अपडेट लेकर के उनका करीब 1 घंटे डिस्कशन चलता है हमारे सभी के बीच में। तो कोई भी अगर कोई कम्युनिकेशन गैप या एरर या ट्रीटमेंट अपडेट में हमें क्या करना है, इस तरीके का सिस्टम हमने बना रखा है। तो टीम 24 घंटे में हर कोई भी हमारी कमियां रही है कि ऐड करना है, उसको हम फिल्टर कर लेते हैं जो पेशेंट के फेवर में आता है। शुक्रिया मीणा जी हमसे जुड़ने के लिए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आज सवेरे आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गलियारे में धुआं भर गया और वहीं जो मरीज थे, स्टाफ थे, वहां से भागने लगा। काफी मशक्कत के बाद 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
और अब खबरें रंगीले राजस्थान की। कोरोना के वक्त की कविता की बात करते हैं। आइए सुनते हैं ईश मधु तलवार को, जो कि एक पत्रकार हैं और लेखक भी। एक इंडिया, एक भारत, इतिहास में दर्ज हो रहा यह वह दौर था जब इंडिया रंग बिरंगे मास्क पहने हवाई जहाज की ठंडी हवाओं से नीचे उतर रहा था और भारत उघाड़े मुंह झुलसती गर्मी में कंधों पर कुनबा ढोए पगों से धरती नाप रहा था। इंडिया के पास चकलियों जैसे पहियों पर दौड़ने वाले भरे हुए सूटकेस थे और भारत के पास थे फटे थैले और जर्जर गठरियाँ। हालांकि कोरोना दोनों के लिए बराबर था, वह दोनों में भेद नहीं कर रहा था। और इस खूबसूरत कविता के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।